नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे वो है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का पेपर हुआ था 9 नवंबर 2020 को शिफ्ट थर्ड में। तो इसमें जनरल अवेयरनेस के कुल 30 प्रश्न पूछे गए थे, सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो बस आपको देखना है और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkafairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि हम उसको यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है कि जून 2020 में केंद्र सरकार ने मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण खाता धारकों के लिए ब्याज पर जो है कितने प्रतिशत जो है सब्सिडी की घोषणा की है। तो देखिए, यहाँ पर जून 2020 का एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो 2% का यहाँ पर सब्सिडी की घोषणा केंद्र सरकार ने की थी, किस पे? तो मुद्रा योजना पे। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मुद्रा योजना है क्या। तो देखिए, इसको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बोलते हैं, जिसको 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था। ध्यान रखिएगा, 8 अप्रैल 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। क्यों? क्योंकि जो है आपको माइक्रो फाइनेंस यानी कि प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि इसका देखिए फुल फॉर्म ही है। अगर हम मुद्रा लिखते हैं, MUDRA अगर लिखते हैं, तो इसका होता है दोस्तों माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी इसको बोलते हैं। तो ये छोटे लेवल पे लोन देता है और इसमें 3 कैटेगरी के लोन होते हैं। तो इसको कौन सा 3 कैटेगरी के लोन होते हैं, तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, शिशु, किशोर और तरुण, ये 3 तरह के लोन कैटेगरी इसमें बांटे गए हैं। शिशु में 50,000 तक का लोन मिलेगा, और किशोर में 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन मिलेगा, और तरुण में मिलेगा 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का। यानी कि पीएम मुद्रा योजना के तहत कितने लाख का लोन मिलता है, तो मैक्सिमम 10 लाख तक का लोन मिलता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, जिसमें शिशु, किशोर और तरुण के रूप में बांटा गया है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र पीतल की 2 छोटी धातु की डिस्क से बना है, जिसके बीच एक हल्का सा उभार होता है। तो यहाँ पर आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा गया है, जो कि मेड अप ऑफ 2 स्मॉल मेटल डिस्क ऑफ द ब्रास विथ ए स्लाइट वल्ज इन द सेंटर। तो उसको गिनी बोला जाता है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। ध्यान रखिएगा, गिनी और बेसिकली उड़ीसा से ये बिलोंग करता है। ये आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उड़ीसा से बिलोंग करता है। तो जो कि दो पीतल की छोटी डिस्क से बना होता है और बीच में हल्का उभार भी होता है। तो गिनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 की घोषणा की गई थी, जिसमें जो है आपको 2012 के जो यहाँ पर था राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2012, उसको रिप्लेस किया। यानी कि 12 का जो नीति था उसको 2019 का नीति जो है रिप्लेस कर दिया। अब देखिए, इसमें 2019 के जो यहाँ पर लक्ष्य था उसको AESDM के लिए भारत वैश्विक केंद्र बनाना था। यानी कि देखिए, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 की जब घोषणा की गई थी, तो उसमें ESDM के लिए जो है वैश्विक केंद्र बनाना था, किसको? तो भारत को। अब देखिए, वही ESDM का फुल फॉर्म जो है पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, ESDM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। और देखिए, इसी नीति के तहत, यानी कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 के तहत ही टारगेट रखा गया था कि 2025 तक, ध्यान रखिएगा, 2025 तक जो है भारत जो है 1 बिलियन मोबाइल हैंडसेट को यहाँ पर बनाए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 1 बिलियन मोबाइल हैंडसेट का टारगेट रखा गया था 2025 तक। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गारो खासी पर्वत श्रृंखला किस राज्य में फैली हुई है। तो देखिए, मेघालय में 3 यहाँ पर जनजाति पाई जाती है, गैरो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया, तो उन्हीं के नाम पे जो है पर्वत श्रृंखला का नाम भी रखा गया है। तो यहाँ पर मेघालय सही होगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रखना है। तो मेघालय के पर्वत श्रृंखला है, जो कि जनजाति के नाम पे रखा गया है। अब देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा काकीनाड़ा डीप वाटर पोर्ट किस वर्ष चालू किया गया था? नाम रखा है काकीनाड़ा डीप वाटर पोर्ट। तो देखिए, इसको 1997 में, ध्यान रखिएगा, 1997 में इसको चालू किया गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा, 1997 में। और इसको 2 साल बाद ही, यानी कि 1999 में इसको प्राइवेटाइज कर दिया गया। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। करेक्ट उत्तर इसका सी, 1997 में इसको चालू किया गया था। अब देखिए, क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ है। तो देखिए, वैदिक सभ्यता यानी कि इसको बोला जाता है वैदिक सिविलाइजेशंस।
तो ऐसा माना जाता है कि सिंधु जो नदी घाटी सभ्यता थी उसके बाद जो है वैदिक यहाँ पर सिविलाइजेशन यानी कि वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसके जो है प्रारंभ 2500 ईसा पूर्व से लेके यहाँ पर आपको 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो यहाँ पर 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है वैदिक सभ्यता का विकास। तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, 2500 BC से लेके 1500 BC यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, इतना तक माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का विकास। फिर 1500 से 500 BC तक माना जाता है कि वैदिक सभ्यता का विकास हुआ, लेकिन इसमें 1100 BC और कर दीजिए। तो इसको दो क्लासिफिकेशंस भी बांटते हैं कि यहाँ पर ईयरली, ध्यान रखिएगा, ईयरली जो है वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ईयरली में आ गया 1500 से लेके 1100 तक और लेटर वैदिक पीरियड में आ गया 1100 BC से लेके 500 BC तक। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका विकास जो है सरस्वती नदी के तट पर हुआ था, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, सरस्वती नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्टअप मॉड्यूलस हाउसिंग एक है जिसने मेडिकैप नामक एक पोर्टेबल अस्पताल इकाई विकसित की है। क्या है? मेडिकैप। तो किसने? स्टार्टअप्स मॉड्यूल्स हाउसिंग था जिसने जो है पोर्टेबल अस्पताल जो है विकसित किया। तो किसके द्वारा ये तैयार किया गया, यानी कि डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया था? तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो IIT मद्रास के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2020 में किस देश ने भारत को उन विकासशील देशों की सूची से हटा दिया? तो देखिए ऐसा कारनामा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही करता है कि भारत को विकासशील देशों से हटाकर जो है विकसित देशों की श्रेणी में ला दिया, और इसके तहत उन्होंने GSP यानी कि जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ द प्रेफरेंस को यहाँ पर हटा दिया था। और जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो जिन्हें उस बात की जांच से छूट है कि क्या उन्होंने गलत तरीके से सब्सिडी वाले निर्यात से उसके उद्योग को नुकसान पहुँचाया, तो देखिए ऐसा किया था अमेरिका। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक है? तो देखिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा पश्चिमी घाट में होती है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा। अब देखिए पश्चिमी घाट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर गुजरात से स्टार्ट होता है। तो ध्यान रखिएगा, गुजरात से स्टार्ट होता है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल तमिलनाडु यानी कि भारत के कुल मिलाकर 6 राज्यों से यहाँ पर गुजरती है। तो यानी कि वेस्टर्न घाट कुल मिलाकर अगर बोला जाए तो 6 राज्यों में फैला हुआ है, गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक, और कुल इसका स्ट्रेच 1600 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा 1600 किलोमीटर है। तो पश्चिमी घाट में यहाँ 200 जो है सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, औसत वार्षिक वर्षा। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारयुक्त वाद्य यंत्र का उदाहरण नहीं है? तो देखिए नहीं ही जो शब्द है उस पर जरूर ध्यान रखिएगा। और ऊपर से क्वेश्चन है तारयुक्त वाद्य यंत्र यानी कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए संतूर तो है, रावण हत्था भी है, मिजराब भी है, लेकिन ये ढोल है दोस्तों। तो देखिए ढोल जो है यहाँ पर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही हो जाएगा। अब देखिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बहुत कैटेगरी में बांटा गया है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए भरत मुनि द्वारा रचित, तो ध्यान रखिएगा जो नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि ने संगीत वाद्य यंत्रों को 4 समूहों में बांटा है। कितने समूहों में? तो 4 समूहों में जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए 4 जो कौन कौन है, तो अवनद्य वाद्य, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, अवनद्य वाद्य जिसको झिल्लीदार वाद्य या ताल वाद्य बोलते हैं। उसके बाद देखिए घन वाद्य जिसको इडियोफोन या ठोस वाद्य बोलते हैं। फिर सुशीर वाद्य यानी कि एरोफोन या पवन वाद्य, और तत्वाद्य यानी कि कार्डोफोन या तार वाले वाद्य यंत्र। तो देखिए भरत मुनि द्वारा भारत के संगीत वाद्य यंत्रों के लिए किए गए प्राचीन वर्गीकरण को बाद में 12वीं शताब्दी के यूरोप में अपनाया गया और यूरोप के संगीत वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण के उपयोग किया गया। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो 4 यहाँ पर है। अब देखिए चारों का कुछ इस तरह से आपको देखिए अवनद्य वाद्य जिसको परकशन इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अवनद्य वाद्य जिसको परकशन इंस्ट्रूमेंट यानी कि जिसको पीटने से आवाज़ आती है। उसके देखिए स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि जिसमें तार लगा होता है, इसको टाट्य वाद्य भी बोलते हैं। उसके बाद देखिए सॉलिड इंस्ट्रूमेंट जिसको घन वाद्य भी बोलते हैं। उसके बाद विंड इंस्ट्रूमेंट जिसको सुशीर वाद्य भी बोलते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कासरगोड साड़ियों का भौगोलिक संकेतक जो है किस राज्य से संबंधित है? क्या है? तो कासरगोड साड़ी। तो देखिए कासरगोड साड़ी का जो GI टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक मिला है वो केरल को मिला है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। अब देखिए GI टैग का अधिनियम 1999 का है। पूछा जाएगा कि GI टैग का अधिनियम क्या है,
तो यहाँ पर 1999 का है। और देखिए जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। और पेटेंट जो मिलता है वो 20 वर्षों के लिए होता है। तो पेटेंट 20 वर्षों के लिए, जबकि यहाँ पर भौगोलिक संकेतक 10 वर्षों के लिए मिलता है। 1999 का अधिनियम है और इसको 1999 में का अधिनियम तो है, लेकिन इसको लागू किया गया 2003 में, ध्यान रखिएगा 2003 में लागू किया गया। और 2004 में पहला जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक मिला वेस्ट बंगाल की, यानी कि पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को मिला। तो 2004 में पहला जो है जीआई टैग मिला दार्जिलिंग की चाय को, जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य की सहायता से किसने नंदों को मगध की गद्दी से हटा दिया था? किसने? नंद वंश को। तो देखिए नंद वंश को यहाँ पर फाइनली हराकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है गुप्त वंश की स्थापना की, सॉरी मौर्य वंश की स्थापना की। तो मौर्य वंश की स्थापना की, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो किसकी सहायता लिया था इन्होंने? तो इन्होंने ली थी सहायता, तो यहाँ पर किसे? कौटिल्य की। कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, तीनों इन्हीं का नाम है। तो इनकी सहायता से इन्होंने जो है नंद को जो है यहाँ पर मगध की गद्दी से हटाकर मौर्य वंश की स्थापना की। और देखिए कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो कौटिल्य ने। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1926 में भगत सिंह ने की थी? कब? 1926 में। तो भगत सिंह ने की थी, तो नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए भगत सिंह इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े कारनामे करके भारत के लिए कि उसका आज तक जो है हम लोगों को फ़ख्र होता है। हम लोग जो है गर्व महसूस करते हैं कि हमारे देश में जो है भगत सिंह जैसे जो है यहाँ के जो युवा क्रांतिकारी हुए थे। तो देखिए 1907 में इनका जन्म हुआ था, 1907 में इनका जन्म हुआ था। और ध्यान रखिएगा कि 1931 में 23 मार्च 1931 को इनको फांसी भी दे दी गई थी। तो ध्यान रखिएगा कि इनके साथ फांसी मिली थी, तो भगत, राजगुरु और सुखदेव के साथ, यानी कि 3 लोगों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो इन्होंने 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना और 1928 में, ध्यान रखिएगा 1928 में इसने स्थापना की थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट, ध्यान रखिएगा HSRA की स्थापना 1928 में की थी, जिसमें जो है चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल थे। तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस संस्थान ने डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी कि डीवीटी की रोकथाम के लिए एक उपकरण को विकसित किया था? तो उस उपकरण को विकसित किया था SCTIMST। तो इस जो है आपको ध्यान रखिएगा कि इस इंस्टीट्यूट का पूरा नाम क्या है? तो श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि त्रिवेंद्रम में है। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने ही ये विकसित किया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बी आंगलोंग पठार निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? तो देखिए कार्बी आंगलोंग जो पठार है वो आपको असम में देखने को मिलता है। तो असम में है, लेकिन ये विस्तार किसका है? तो प्रायद्वीपीय पठार यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का ये विस्तार है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। अब देखिए मैप में देख पा रहे होंगे कि कार्बी आंगलोंग जो है असम में स्थित है और ये पेनिनसुलर यानी कि प्रायद्वीपीय पठार का ही ये विस्तार है। देखिए क्वेश्चन है कि मुगल शहजादा खुसरो किस मुगल सम्राट के सबसे बड़े पुत्र थे, जिसका मकबरा कहाँ है? तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में खुसरो बाग नामक एक बड़े ऐतिहासिक उद्यान में स्थित है। तो यहाँ पर प्रयागराज में खुसरो बाग है। तो ये आपको जहांगीर के बड़े बेटे थे। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, यानी कि जहांगीर के बड़े बेटे खुसरो थे। इनका जो है यहाँ पर मकबरा प्रयागराज में स्थित है, खुसरो बाग में। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमुख इंजीनियर और टेक्नोक्रेट सर एम विश्वेश्वरैया यानी कि सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने कब तक जो है मैसूर राज्य के दीवान के रूप में, तो देखिए मैसूर राज्य के 19वें दीवान के रूप में इन्होंने 1912 से 18 तक कार्य किया था। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, जरूर ध्यान रखिएगा। 1912 से लेकर 1918 तक इन्होंने जो है मैसूर के 19वें दीवान के रूप में कार्य किया है। और ये एक सिविल इंजीनियर थे, ध्यान रखिएगा सिविल इंजीनियर थे। और इन्होंने जो है बहुत बड़े कारनामे किए सिविल इंजीनियर के क्षेत्र में। और इसलिए इनको 15 सितंबर का जो दिन होता है वो उसको इंजीनियर्स डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो 15 सितंबर किनके जन्म दिवस पे? तो सर एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर इंजीनियर्स डे मनाते हैं। इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में चंबल नदी का उद्गम मालवा पठार में महू के निकट होता है? तो देखिए महू के निकट कहाँ? मालवा पठार में
और किस नदी का, तो चंबल नदी का। तो इस तरह से मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। यानी कि मध्य प्रदेश में मालवा पठार में महू के निकट चंबल नदी का उद्गम स्थल है। और चंबल किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है। जरूर ध्यान रखिएगा, चंबल यमुना की सहायक नदी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावाकुथू नामक पारंपरिक दस्ताना यानी कि हथेली कठपुतली खेल किस राज्य से संबंधित है। नाम है पावाकुथू। तो देखिए इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पावाकुथू केरल का यहाँ पर एक पारंपरिक दस्ताना कठपुतली है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, जो कि केरल से संबंधित है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रतिभूति बाजारों के नियामक के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त नाम है। तो देखिए भारतीय प्रतिभूति बाजार, तो इसको ध्यान रखिएगा, सेबी इसका नाम है, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी में नाम है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी, लेकिन इसके लिए अधिनियम 1992 में लाया गया। यानी कि पूछा जाए क्या सेबी का जो है गठन किस अधिनियम के द्वारा हुआ, तो 1992 के अधिनियम के द्वारा 1988 में ही हो गया था। और इसके जो है पहले महिला जो है यहाँ पर हेड बनाई गई माधवी पुरी बुच को। तो इस सेबी की पहली महिला प्रमुख बनी है माधवी पुरी बुच, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो सेबी इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के आधार पे 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 620 ईस्वी में दक्कन में चालुक्य साम्राज्य पर किसने आक्रमण किया था। कहाँ, तो 620 ईस्वी में कहाँ, दक्कन में चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किसने किया, जिस पर पुलकेशिन द्वितीय का अधिकार था। तो पुलकेशिन द्वितीय का जिस पर शासन था, तो हर्षवर्धन इसका सही उत्तर होगा। यानी कि हर्षवर्धन ने चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया, जिस पे जो है पुलकेशिन द्वितीय का शासन था। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम में वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो देखिए असम में वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक थे शंकर देव जी, और इन्होंने ही असम के जो प्रमुख क्लासिकल डांस है जिसको सतरिया बोलते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सतरिया जो है असम का जो यहाँ पर आपको क्लासिकल डांस है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके यहाँ पर आपको जो आधुनिक रूप से शुरुआत शंकर देव ने ही किया था। तो ध्यान रखिएगा, जो सतरिया नृत्य असम क्या है, जो कि एक भारत का क्लासिकल डांस है, जिसकी आधुनिक रूप से शुरुआत शंकर देव ने ही किया था, जिन्होंने असम में वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक भी थे। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप असम से संबंधित है। अभी जस्ट ही बात कर रहा था, तो सतरिया नृत्य इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए भारत में शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस कुल मिलाकर 8 है। ध्यान रखिएगा 8 है, जिसमें कथक भी एक शामिल है, जो कि नॉर्थ इंडिया उत्तर प्रदेश से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, कथकली केरल से है। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रखना है। और भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु से है। तो इस तरह से कुल मिलाकर आपको कई बार मैंने करवाया है, तो आपको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए भांगड़ा जो है कहाँ से है, तो पंजाब से है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक पंजाब का जो है लोक नृत्य है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विश्व धरोहर को 2007 के बाद यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो देखिए कब, तो 2007 के बाद। तो देखिए 2007 के बाद अगर लेटेस्ट भी आपको पता होगा कि 2017 में, ध्यान रखिएगा 2017 में चार दीवारी से घिरा शहर जयपुर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। यानी कि जो यूनेस्को की विश्व विरासत जो सूची होती है, उसमें चार दीवारी से घिरा शहर जयपुर को शामिल किया गया था 2017 में। और 2019 में इसको शामिल किया गया था। और 2017 में जो है अहमदाबाद को शामिल किया गया था। ध्यान रखिएगा, यानी कि 2017 में अहमदाबाद फर्स्ट जो है शहर था। 2019 में चार दीवारी से घिरा शहर जयपुर को भी शामिल कर लिया गया। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, तो 2019 में, यानी कि 2007 के बाद ही है, तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। अब देखिए जयपुर में जो चार दीवारी का काम किसने शुरू किया था, तो 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो चार दीवारी इन्होंने ही लगवाई थी ताकि सुरक्षा हो सके। तो 1727 ईस्वी में सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा। अब देखिए सूर्य का जो कोणार्क मंदिर है वो आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, आगरा का किला आगरा में। तो इस तरह से आपको इसको भी ध्यान रखना होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, शिमला और सोलन जिले में राजपूतों द्वारा किया जाने वाला एक योद्धा नृत्य है। तो देखिए कहाँ पर, तो हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर, तो सिरमौर, शिमला और सोलन जिलों में किसके द्वारा, राजपूतों द्वारा। कौन सा नृत्य है, योद्धा नृत्य है। तो इसको थोड़ा बोलते हैं, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए थोड़ा
जो नृत्य है उसको जो है हिमाचल का मार्शल आर्ट भी बोला जाता है। हिमाचल का मार्शल आर्ट जो है इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। जिस तरह से थांगटा मणिपुर का है, कलरीपयट्टू केरल का मार्शल आर्ट है, उसी तरह से थोड़ा जो है हिमाचल प्रदेश का मार्शल आर्ट है। अब देखिए यहाँ पर झोरा जो दिख रहा है, झोरा ये कहाँ का है तो उत्तराखंड का है। गिद्दा पंजाब का लोक नृत्य है और चोलिया आपको उत्तराखंड का है। तो इस तरह से चोलिया और झोरा उत्तराखंड का है, गिद्दा पंजाब का है और थोड़ा जो है हिमाचल प्रदेश का मार्शल आर्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व उड़ीसा में स्थित है। तो देखिए उड़ीसा में जो स्थित टाइगर रिजर्व है वो आपको सिमलीपल टाइगर रिजर्व है। तो सिमलीपल जो है टाइगर रिजर्व उड़ीसा में स्थित है। सुंदरवन जो है वेस्ट बंगाल में है। सह्याद्री जो है महाराष्ट्र में है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। सरिस्का जो है राजस्थान में है। तो ध्यान रखिएगा 4 टाइगर रिजर्व तो अभी मैंने करवाए हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। सिमलीपल उड़ीसा में, सुंदरवन वेस्ट बंगाल में, सह्याद्री महाराष्ट्र में और सरिस्का राजस्थान में टाइगर रिजर्व है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल दरबार में ऊंट की खाल पर चित्रकारी की विशेष शैली जिसे उस्ता कला भी बोला जाता है कहाँ से आई। तो देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऊंट की खाल पर जो चित्रकारी होती है उसको कौन सी कला बोलते हैं, तो उस्ता कला बोलते हैं। ध्यान रखिएगा उस्ता कला बोलते हैं और इसकी शुरुआत जो है ईरान से हुई थी, तो यानी कि ईरान से आई थी इंडिया में। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो मुगल दरबार में ऊँट की खाल पर चित्रकारी को उस्ता कला जो कि ईरान से आया था। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2020 में प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस संस्थान ने किया। कब, तो 2020 में। कौन सा, तो प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन। तो ISA दैट इज़ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम जो है हरियाणा में है। तो यहाँ पर जो है ISA के द्वारा जो है इसकी जो है आयोजन किया गया था। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुर्रम, तोची, गोमल क्या है। खुर्रम है, तोची है, गोमल है, बाइबो है और सेंगर है। किसकी सहायक नदियां हैं, तो सिंधु नदी की है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। अब देखिए सिंधु नदी का उद्गम जो है तिब्बत के मानसरोवर के पास सानोख्याब हिमनद यानी कि सानोख्याबाब, ध्यान रखिएगा इस तरह से लिखा जाता है सानोख्याबाब। सानोख्याबाब जो है ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है सिंधु नदी, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके और जो है आपको 5 जो सहायक नदियाँ जो भारत में हैं, जैसे कि चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज। तो इस तरह से आपको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ये नदियाँ जो है आपको सहायक है, खुर्रम, तोची, गोमल, बाइबो और सेंगर भी सिंधु की ही सहायक नदी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस परिदृश्य को संदर्भित करता है जिसमें एक अर्थव्यवस्था एक साथ मुद्रास्फीति में वृद्धि और आर्थिक उत्पादन में अस्थिरता का अनुभव होती है। तो ध्यान रखिएगा ये इकोनॉमिक्स का बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसमें क्या होता है आर्थिक उत्पादन में अस्थिरता यानी कि अस्थिर हो जाएगी, क्या होगी, स्टैग्नेट हो जाएगी जो इकोनॉमिक आउटपुट है। और जो है यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है बढ़ जाएगी यानी कि महंगाई बढ़ जाएगी, लेकिन जो इकोनॉमिक आउटपुट है वो स्टैग्नेट कर जाएगी यानी कि स्थिर हो जाएगी। तो उस टर्म को क्या बोला जाता है, तो दोस्तों उस टर्म को बोला जाता है इन्फ्लेशनरी रिसेशन यानी कि मुद्रा स्फीति जनित मंदी। तो करेक्ट उत्तर दोस्तों इसका सी सही होगा। मुद्रा स्फीति जनित मंदी इसको बोलते हैं। करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। तो दोस्तों 30 प्रश्न ही पूछे गए थे। तो इसी तरह से हम बहुत सारे पेपर जो है डिस्कस करते रहेंगे। बस आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।